नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय पर। और मैं सचिन मिश्रा आज आप सभी छात्रों से हिंदी भाषा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको आप वर्णमाला के नाम से जानते हैं उस पे आधारित आज डिटेल में बात करने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि वर्णमाला क्या है और इसमें कहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम भाषा पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक होगा कि भाषा क्या है। ठीक, हमें यह जानना आवश्यक होगा कि भाषा क्या है। तो हम आज पढ़ रहे हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूं। आप सभी के कृपानुसार, ईश्वर की कृपानुसार मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूं। आप मुझे एम्बिडेक्स्ट्रस बोल सकते हैं बिना किसी संकोच के। तो वर्णमाला जब हम पढ़ेंगे तो चूंकि भाषा है तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि भाषा क्या है। ठीक, भाषा क्या है। ठीक, भाषा से सबसे पहले प्रश्न बनता है। तो भाषा क्या है? भाषा आप जानते हैं कि जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से, ठीक, हम अपने वाणी विचारों को एक दूसरे तक आदान प्रदान करते हैं। ठीक, वह क्या है? भाषा है। ठीक है, भाषा तीन तरह से हो सकती है, एक लिखित तौर पे, एक मौखिक तौर पे और एक जो है सांकेतिक तौर पे। ठीक, तो भाषा क्या है? जिन ध्वनियां संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं। ठीक, तो भाषा सबसे पहले हम समझते हैं भाषा क्या है। भाषा वह है जिनके माध्यम से या जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से हम अपने वाणी विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या रखते हैं या व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि वर्ण क्या है। ठीक, अच्छा देखिए, इससे पहले हम ये समझ लें कि भाषा पूर्ण रूप से कैसे बनती है। ठीक, भाषा आपकी बनती है दोस्तों वाक्य से, इसके बाद उपवाक्य से, इसके बाद इसका छोटा रूप होगा आपका पदबंध, पदबंध। ठीक, इसके बाद आपका छोटा रूप होगा पद या शब्द कह सकते हैं आप इसे। ठीक, इसके बाद आपका होगा अक्षर। ठीक, इसके बाद आपका होगा ध्वनि या जिसको आप बोलते हो वर्ण। ठीक, तो इस तरह से हमारी पूरी भाषा का निर्माण होता है। ठीक, क्या होगा? वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद या शब्द, अक्षर या ध्वनि, वर्ण। अभी इसे हम थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ेंगे क्योंकि हमको आज पूरा फोकस करना है वर्णमाला क्या है। ठीक, वर्ण से मिलता है आपका अक्षर, अक्षरों से बनता है आपका शब्द या पद, शब्द या पदों से मिलता है आपका पदबंध और पदबंधों से मिलकर आपके उपवाक्य का निर्माण होता है और उपवाक्य से मिलकर के आपके वाक्य का निर्माण होता है और इस तरह भाषा का निर्माण होता है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब यह जान लेते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को आप बोल सकते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी इससे और छोटी इकाई कुछ न हो सके, इससे और उसका खंडन न किया जा सके, उससे छोटा रूप और कुछ न बनाया जा सके। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है?
वर्ण है। ठीक, जैसे आप ये मान चलिए क, च, ट आदि। ठीक, अब आप इससे छोटा तो कुछ बोल नहीं सकते। क में यदि हलंत लगा दिए तो आप इससे क से छोटा तो कुछ बोल नहीं सकते। हालांकि ये बोलने में आपका अ जरूर आ जाएगा, लिखने के अनुसार ये शुद्ध है, आप इसको बोल नहीं सकते। ये जब भी आप बोलोगे उसमें स्वर ध्वनि आ ही जाएगी, अस्वर आ ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। याद रखेंगे, कभी कभी वर्ण की जगह ध्वनि भी रहता है, तो ध्वनि या वर्ण एक ही चीज है। ठीक, अब आपकी बात आती है कि वर्णमाला क्या है। ठीक, वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वर्ण टोटल होते कितने हैं। ठीक, हमने पढ़ा वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है कि भाषा में, हिंदी भाषा में टोटल वर्ण हैं कितने। हिंदी भाषा में टोटल वर्ण कितने हैं, और यहां से क्वेश्चन कई बार पुटअप होते हैं, कई बार यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखिए, हिंदी भाषा में लेखनी के आधार पर, लिखने के आधार पे, ठीक है, दो तरह से है। एक लिखने के आधार पे है वर्णों की संख्या, लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या है, और एक है आपका उच्चारण के आधार पे या बोलने के आधार पे। ठीक, उच्चारण के आधार पर या बोलने के आधार पे। तो लिखने के आधार पे दोस्तों टोटल जो है 52 वर्ण है। ठीक, कितने हैं, 52 वर्ण है। ध्यान देंगे, लिखने के आधार पे कभी पूछता है तो कितने हैं, 52 वर्ण है, याद रखना है। जिसमें से आपका 13 स्वर है, 13 स्वर है। उसके बाद आपका 35 व्यंजन है, 35 आपका व्यंजन है, और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक, कितने हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक, लेकिन उच्चारण के आधार पे जब आप वर्ण देखते हो तो उच्चारण के आधार पे आपके टोटल 45 या 45 वर्ण हैं। ठीक, कितने हैं, 45 या 45 हैं, जिसमें से 10 स्वर हैं आपके और 35 व्यंजन हैं। ठीक, 10 स्वर हैं आपके और 35 व्यंजन हैं। ठीक, अब ध्यान देंगे कि जो वर्णमाला है इसमें वर्ण जो है वो कितने प्रकार से हैं। ठीक, तो वर्ण जो है वो 2 प्रकार से हैं। एक तो आपका होता है स्वर, स्वर, दूसरा आपका होता है व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर क्या है। ठीक, और ये कहां कहां से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान कहां कहां होता है। ठीक, तो स्वर आप जब ध्यान देंगे, स्वर पढ़ेंगे। ठीक, तो स्वर के बारे में हम कह सकते हैं कि स्वर ऐसे वर्ण हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जा सकने वाले वर्ण हैं। ठीक, ये वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। आपके उदाहरण पे आप इनको याद रखेंगे, स्वर को अ आ इ ई उ ऊ, इस तरह से जो भी आपके
स्वर हैं। ठीक, इनको बोलने में आपको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन वहीं पर जब हम व्यंजन की बात करते हैं, ठीक, जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन दोस्तों ऐसे वर्ण हैं जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। आप इनके बारे में बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। आप कोई भी वर्ण उठा के देख लो, आप क बोलो, ठीक, आप क बोलो और इस क में आप पाओगे कि इस क में जो है आपका अ जुड़ा हुआ है। ठीक, क में आपका अ जुड़ा है। इस तरह से कोई भी वर्ण ले लो, च ले लो आप, ठीक, इसमें भी आपका अ जुड़ा हुआ है। तो व्यंजन का कोई भी वर्ण आप उठाओगे उसमें आप अ स्वर जुड़ा हुआ पाओगे। बिना अ स्वर की सहायता से आप कोई व्यंजन बोल ही नहीं पाओगे। ठीक, तो समझने वाली बात क्या है कि स्वर क्या है? वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जा सकते हैं, स्वर कहलाते हैं। और जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। स्वर और व्यंजन के बारे में आपको यही ध्यान देना है कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं जबकि व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। इनको बोलने के लिए स्वर की सहायता की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम डिटेल में पढ़ेंगे स्वर के बारे में। ठीक, स्वर जो है कितने तरह से बोले जा सकते हैं। ठीक, तो स्वर को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला जो वर्गीकृत किया गया है आपका मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे। ठीक, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ठीक, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर इसको तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है। ठीक, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा आपका जो है दोस्तों वह प्लुत स्वर है। ठीक, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, तो सबसे पहले आप जानिए कि ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ठीक कम समय लगता है, ठीक, या एक मात्रा का समय लगता है। ठीक, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वर की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, अ, ई और उ। ठीक, चलिए अब दीर्घ स्वर की बात करेंगे कि दीर्घ स्वर क्या है। तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण हैं आप देख सकते हैं। अ, ई, उ, आपका ए है, ऐ है, ओ है, औ है और अ है। ठीक, ये इतने वर्ण आपके इसकी श्रेणी में हैं, किसके? दीर्घ स्वर की श्रेणी में है। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर आपका ये वाला स्वर है, ठीक, जिसको आप ओम बोलते हैं। जब आप ओम बोलते हैं, ठीक, तब आपका ये होता है। जब आप प्राणायाम करें, योगा करें, ओम ध्वनि निकालें, तो प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से ज्यादा का समय लगता है। या मात्रा के आधार पे कहें तो 3 मात्रा का समय इसको माना गया है कि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। इसका प्रयोग ज्यादातर पे नाटक के संवादों में किया जाता है। जब नाटक होता है वहां पे किया जाता है, या आप किसी को बहुत दूरी से जब आवाज दे रहे होते हैं तब वहां पे इसका प्रयोग होता है। ठीक, जैसे आप राम राम, ठीक, आप ज्यादा समय लगा के बोल रहे हैं
तो यहाँ पे ये आपका प्लुत स्वर होगा। तो इस तरह से पहला ध्यान देना है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे 3 तरह से स्वर वर्गीकृत किए गए हैं। ह्रस्व स्वर अ ई उ, दीर्घ स्वर आ बड़ी बड़ा उ ए ऐ ओ और आ, प्लुत स्वर आपका ये है। ठीक, चलिए अब ध्यान देंगे दूसरा क्या वर्गीकरण किया गया है स्वर का। दूसरे स्तर पे स्वर को इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ठीक, जीभ के प्रयोग के आधार पे। ठीक, जीभ के प्रयोग के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पर ये आपका स्वर का दूसरा वर्गीकरण है। यानी स्वर को आप जब बोलते हो तो जीभ के किस भाग का प्रयोग कौन से स्वर को बोलने में किया जाता है, उस तरह से भी स्वर को वर्गीकृत किया गया है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पे आपका जीभ का 3 तरह से भाग काम करता है। एक अग्रभाग काम करता है, अग्रभाग। दूसरा दोस्तों करता है मध्य भाग, और तीसरा करता है पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक, अग्रभाग पे यानी कौन सा वर्ण है जो अग्रभाग पे काम करता है, ध्यान से देखेंगे। ई ई ए ऐ। ठीक, ये जो वर्ण है ई ई ए ऐ, ये जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं। तो जब कभी प्रश्न पूछे ठीक कि जीभ के अग्रभाग से प्रयोग किए जाने वाले वर्ण कौन से हैं, तो इन चारों में से कोई हो तो आप वहां ट्रिक करेंगे। ठीक, मध्य भाग से सिर्फ अ बोला जाता है। ठीक, बाकी जो बचते हैं वो पश्च भाग से बोले जाते हैं, जिनमें आपका आ है, उ है, ऊ है, ओ, औ और अ है। ठीक, जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर अग्र, मध्य और पश्च स्वर हैं। कौन कौन से हैं आप इसको ध्यान में रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए अगला ध्यान देंगे। एक तरह से और वर्गीकृत किया गया है स्वर को, जिसको हम कह सकते हैं कि मुख द्वार के खुलने के आधार पे। ठीक, मुख द्वार के खुलने के आधार पे, मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर किस तरह से हैं, तो एक है आपका विवृत, विवृत। दूसरा है आपका अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। तीसरा आपका है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। चौथा आपका है संवृत दोस्तों। ठीक, अब आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि विवृत क्या है, अर्ध विवृत क्या है, संवृत क्या है, अर्ध संवृत क्या है। विवृत मतलब जिसमें मुंह जो है पूरा खुलता हो, जिस वर्ड को बोलने में, जिस वर्ण को बोलने में मुंह जो है पूरा खुलता हो वो विवृत है। जिसमें आधा खुलता हो वो अर्ध विवृत है। जिसमें आधा बंद रहता हो एक तरह से वह अर्ध संवृत है, और जिसमें लगभग पूरा बंद रहता हो वह संवृत है। ठीक, तो इस तरह से इसको आप समझेंगे। विवृत में कौन से स्वर हैं, आइए हम उसको जानते हैं। विवृत में दोस्तों आपका है आ बोलने में आपका मुंह जो है पूरा खुलता है। अर्ध विवृत में आपका है अ, ऐ, औ और आ। ठीक, इसको बोलने में आपके मुंह का आधा भाग खुलता है। अर्ध संवृत में आपके दोस्तों हैं ए और ओ। ठीक, लगभग आधा बंद रहता है। ठीक, और संवृत में जो आपका आता है वह है आपका ई और उ। ठीक, ये आपका मुख द्वार के खुलने के आधार पे जो वर्गीकरण है, आपका तीसरे तरफ का वर्गीकरण ये इस तरह से है। तो यहां पे आपको याद रखना है, कभी भी आपके पूछ ले कि विवृत स्वर कौन है तो आपको आ याद रखना है। अर्ध विवृत कौन है, अ, ऐ, औ, आ याद रखना है। अर्ध संवृत कौन है,
उसको भी आपको ए ओ याद रखना है, और समृद्ध कौन है, ई ई उ ऊ आपको याद रखना है। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे हम, स्वर को एक और तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है और उसको बोलते हैं होठों के प्रयोग के आधार पे। ठीक, आप इसको एक तरह से और कर सकते हैं। ठीक, आप ये जो है होठों के प्रयोग के आधार पे, होठों के प्रयोग के आधार पे, इसमें कुल मिला के एक चीज ध्यान देना होता है कि जब आप वर्ड को बोलते हैं तो आपका ओठ जो है क्या गोलाकार होता है, और जब दो ही तरह से है, एक तो मैं लिख के बताऊं आपको, अवृतमुखी, अवृतमुखी, दूसरा है आपका वृत्तमुखी। जब आप स्वर का प्रयोग करते हैं तो या तो वोट आपके गोलाकार होंगे या गोलाकार नहीं होंगे, और अगर गोलाकार हो रहे हैं तो वो वृत्तमुखी होंगे और गोलाकार नहीं हो रहे हैं तो वो अवृत्तमुखी होंगे। अब यह जानने की आवश्यकता है कि कौन से वर्ण हैं जिनको बोलेंगे तो गोलाकार नहीं होंगे और कौन से हैं जिनको बोलेंगे तो गोलाकार होंगे। तो पहले हम देखते हैं जिनको बोलने पर हमारे वोट जो है गोलाकार नहीं होते हैं। ये वर्ण हैं आपके अ आ इ ई ए ऐ। ठीक, अ आ इ ई ए ऐ ये वर्ण आपके अवृतमुखी हैं जिनको बोलने पे आपके होठ गोलाकार नहीं होते। और वृत्तमुखी में क्या है आपका उ ऊ ओ औ और आ। ठीक, इस तरह से वृत्तमुखी आप उ ऊ ओ आ बोलेंगे तो ये जो है गोलाकार होंगे। ठीक, तो होठों के प्रयोग के आधार पे दो तरह से, अवृतमुखी, वृत्तमुखी। ठीक, एक आपका और वर्गीकरण बचता है जिसको आप कह सकते हो नाक व मुंह से, नाक व मुंह से हवा के निकलने के आधार पर। यानी जब आप वर्ण को बोलते हो तो नाक व मुंह से हवा जब निकलती है तो कहां से हवा निकलेगी कौन सा वर्ण होगा, और कहां से हवा निकलेगी कौन सा वर्ण होगा। ठीक, इसके आधार पे दो वर्ण हैं। ठीक, एक जो है निरनुनासिक, एक है आपका निरनुनासिक और दूसरा है आपका अनुनासिक। ठीक, दूसरा है आपका अनुनासिक। ठीक है, निरनुनासिक में कौन से वर्ण हैं? निरनुनासिक में आपके जो वर्ण बिना नासिका के प्रयोग के बोले जाते हैं, यानी जिन वर्णों को बोलने में जो श्वास है वो नासिका से नहीं निकलती, वो क्या है? अ आ इ ई आदि जो स्वर हैं, ठीक, ये हैं। और अनुनासिक में आपका कौन सा स्वर है? अ स्वर है। ठीक, अ स्वर है अनुनासिक, बाकी सब आपके निरनुनासिक में है। ठीक, तो इस तरह से ये जो है ये वर्ण आपका स्वर से रिलेटेड आपकी इतने सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन क्या है। ठीक, व्यंजन क्या है हम इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि व्यंजन क्या है। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों व्यंजन की। ठीक, व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा कि व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन का आप वर्गीकरण पढ़ेंगे कि व्यंजन को कितने प्रकार से बोला जा सकता है। ठीक, तो व्यंजन को एक है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका सघोष या अघोष व्यंजन कह सकते हैं, सॉरी, सघोष और अघोष। ठीक, या इसको मत लीजिएगा,
ये दो तरह से है। चाहता तो मैं इसको अलग अलग लिखवाता कि एक सघोष एक अघोष है, ठीक। तो मैंने सघोष और अघोष को ऑब्लिक देके लिख दिया है। आपको याद रखना होगा सघोष वर्ण कुछ अलग हैं, अघोष वर्ण अलग हैं, ठीक। तो सघोष अघोष। और तीसरा है आपका अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण। दोस्तों आप प्राण शब्द से विचलित मत होइएगा कि ये प्राण शब्द जुड़ा है, क्या है। प्राण का मतलब सिर्फ वायु से है, हवा से है। यहाँ प्राण का जो तात्पर्य है वह हवा से है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन कितने तरह से बोले जाते हैं, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि जब हम वर्ण को बोलते हैं तो वर्ण हमारे फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के कौन कौन से भाग से होते हुए जाती है। यानी जैसे हमने क बोला तो क जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़े से जब वायु निकलती है तो मुंह के कंठ भाग से होते हुए निकलती है, तो क कंठ वर्ण है। अगर मैंने च बोला तो वह तालु भाग से होते हुए निकलती है, तो वो तालु वर्ण है, ठीक। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि जब हम वर्ण बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से निकलते हुए मुख के कंठ तालु मूर्धा दंत आदि भाग से होते हुए निकलती है। तो कौन से वर्ण कहाँ से निकलते हैं उसको हमको इसमें पढ़ना है, ठीक। तो आइए मैं स्पर्श व्यंजन की तालिका बनाता हूं और आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में पूरी चीजें बताता हूं डिटेल में, ठीक। स्पर्श व्यंजन के बारे में आप यहां मैं आपको एक तालिका बना रहा हूं, के टी एम डी ओ, ठीक। ये एक छोटा सा तालिका है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। के का मतलब होता है दोस्तों कंठ, ठीक है, यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। तालु का मतलब होता है, टी का मतलब होता है तालु, ठीक, यानी जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं। एम का मतलब होता है दोस्तों मूर्धा, कौन से वर्ण बोलने पर हमारी जो प्राण वायु है, श्वास वायु है, वो मूर्धा को टच करते हुए निकलती है। और डी का मतलब है दोस्तों दंत, ठीक, यानी कौन से वर्ण है जिनको बोलने पर हमारी जो श्वास वायु निकलती है वो दांत से होते हुए निकलती है। और ओ का मतलब है दोस्तों ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। देखिए कंठ से आपका निकलता है दोस्तों अ, आ, अह, क वर्ग, क वर्ग और ह, ठीक। यानी ये वर्ण कभी भी पूछे कि ह कहां से बोला जाता है या कौन सी ध्वनि है तो कंठ ध्वनि है, अ कौन सी ध्वनि है तो कंठ ध्वनि है, आ कौन सी ध्वनि है तो कंठ ध्वनि है, अह कौन सी ध्वनि है तो कंठ ध्वनि है। और क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं, क ख ग घ अंग, ठीक, ये कौन सी वर्ण है या ध्वनि है, ठीक, तो ये कंठ ध्वनि है, ठीक। अब तालु से हम देखेंगे क्या क्या बोला जाता है। तालु से दोस्तों आपका च वर्ग का सारा वर्ण बोला जाता है, ठीक। च वर्ग में च छ ज झ य और आपका स्वर ई बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन य और श बोला जाता है, ठीक। तो ये चीजें तालु से बोली जाती हैं, च वर्ग ई य श, ठीक, ध्यान रखेंगे। मूर्धा यानी एम से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं दोस्तों, आपका ट वर्ग है, यानी ट ठ ड ढ ड, ट वर्ग है, आपका री है और ये श है, ठीक। ये इतनी चीजें मूर्धा से बोली जाती हैं। दंत से कौन सा बोला जाता है, दंत से ध्यान देंगे आपका त वर्ग है, ठीक, और ये स है आपका जो दंत से बोला जाता है। ओष्ठ से ध्यान देंगे, ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो ओष्ठ से दोस्तों आपका बोला जाता है उ और प वर्ग, ठीक है, उ और प वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक, चलिए और कुछ चीजें हैं मैं आपको डिफाइन कर देता हूं यहां पर, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कुछ वर्ण और बचते हैं जिनको हमको पढ़ना है, ठीक, कहां से ये बोले जाते हैं। अब इसके बाद आपका बचता है
कंठ प्लस तालु। ठीक, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा समय लगा। इसके बाद आपका बचता है कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ए और ऐ वर्ण बोले जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपका कंठ प्लस ओष्ठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ओ, औ, आ। ठीक, ये वर्ण इससे बोले जाते हैं। ठीक, अब आपका बचता है दंत मूल से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ठीक, दंत मूल से आपका र दोस्तों और ल बोला जाता है। ठीक, और दंत प्लस ओष्ठ से, दंत प्लस ओष्ठ से आपका जो है, ठीक, वह बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? वह बोला जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपके जो है वो क्लियर हो गई। आपको याद रखना है कंठ प्लस ताल से ए ऐ, कंठ प्लस ओष्ठ से ओ औ आ, दंत मूल से र ल, दंत प्लस ओष्ठ से व। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, अब आपका जो है बचता है सघोष अघोष। ठीक, सघोष, सघोष और अघोष। सघोष अघोष क्या है, इसके बारे में भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सघोष दोस्तों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन व्यंजन के उच्चारण में आपके जो प्राण वायु है, ठीक, उसमें स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक हो वो सघोष है, जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन कम हो वो अघोष है। ठीक, इसके आधार पे वर्ग का जो वर्गीकरण किया गया है व्यंजन का, वो इस तरह से है कि आपके प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा जो व्यंजन है, पांचवा व्यंजन जो है आपका, यह है आपका सघोष। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक, यह है आपका अघोष। यानी अघोष कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क ख च छ ट ठ त थ प फ। सघोष आपका ग घ ङ ज झ य, और इस तरह से जो भी वर्ण हैं आपके, वो आपके सघोष में आएंगे। ठीक, तो ये तो क्लियर हुआ आपका सघोष और अघोष। अब बचता है आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, प्राण का मतलब हमने आपको बताया वायु से है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम श्वास वायु की जरूरत होती है वो अल्प प्राण होते हैं, और जिनके उच्चारण में अधिक वायु सांस की जरूरत होती है वो महाप्राण होते हैं। ठीक, तो यहां पे ध्यान देंगे, अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं? आपका जो है पहला, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वह आपका क्या है? अल्प प्राण है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक, दूसरा और चौथा वर्ण जो है आपका,
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या है, महाप्राण है। ठीक, तो ये तो हुआ आपका अल्प प्राण और महाप्राण। इसके अतिरिक्त भी कुछ चीजें बचती हैं जो हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक, इसके अतिरिक्त क्या है, ध्यान देंगे, इसके अतिरिक्त आपका बचता है क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन क्या है। ठीक, उच्छिप्त वर्ण या उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक, द्विगुण व्यंजन आपका क्या है। और बचता है आपका संयुक्त व्यंजन क्या है आपका, और आपका बचता है ऊष्म व्यंजन क्या है। ठीक, ऊष्म व्यंजन क्या है। ठीक, ये चीजें आपका एग्जाम में पूछता है। तो अंतस्थ व्यंजन दोस्तों होता है य, र, ल और व। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है आपके ड़ और ढ़। संयुक्त व्यंजन है आपका संयुक्त व्यंजन है आपका छ, जो क और श से मिलकर बनता है। ठीक, त्र है आपका त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ है आपका जो ज और य से मिलकर बनता है। ठीक, और आपका एक है श्र। ठीक, जो ये श और र से मिलकर बनता है। ठीक है, अब आपका बचता है ऊष्म व्यंजन क्या है। ठीक, ऊष्म व्यंजन दोस्तों ये स और ये श और ह। ठीक, ये चारों वर्ण जो है ऊष्म व्यंजन है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन आपका हो गया, उच्छिप्त वर्ण या द्विगुण व्यंजन हो गया आपका, संयुक्त व्यंजन हो गया और ऊष्म व्यंजन हो गया। एक संक्षिप्त सी चीज और है जो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी वर्णमाला में पूछ लेता है कि जब आप हिंदी शब्दकोश में शब्द ढूंढते हो, ठीक, तो छ वाले शब्द को किस वर्ण में आप खोजोगे। तो चूंकि छ क और श से मिलके बनता है तो आप क वाले वर्ण में खोजेंगे। ठीक, ज्ञ ज और य से मिलके बनता है तो आप ज वाले वर्ण में खोजेंगे। त्र त और र से मिलता है तो त वाले में खोजेंगे। इसी तरह स्र इस श वाले में खोजेंगे। ठीक, बाकी सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हैं। ठीक, मेरा दावा है अगर आप इतनी चीजें याद कर लेते हो, आप इतनी चीजें दिमाग में रखते हो, तो इससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाहर बचा ही क्या है जो पूछेगा। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आप सभी छात्रों के लिए। चूंकि देखिए सामने टेट सीटेट का एग्जाम, सीटेट तो अभी ये 31 जनवरी को, बाकी आपके टेट के एग्जाम की सूचना जल्द ही आपको मिलने वाली है, कब होगा क्या कैसे होगा। तो वीडियो को डिटेल में पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको पहले से प्रिपेयर करना, आपको पहले से हर चीज़ को डिटेल में बताना, सारी चीज़ें डिटेल में बताना, ताकि आप एग्जाम आने पर आपको प्रैक्टिस सेट में आसानी हो करने में। प्रैक्टिस सेट जब आपको चैनल के माध्यम से कराए जाते हैं, जब टेस्ट कराए जाते हैं, तो उस वक्त आप डिटेल में पढ़े रहेंगे तो आपको बड़ा आसान होता है क्वेश्चन का जवाब देने में, और मजा तभी आता है जब आप डिटेल में कोई भी चीज़ पढ़े रहो। ठीक, तो वर्णमाला से रिलेटेड ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए। वीडियो जैसा भी लगे आप अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने में या समझने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई चीज़ अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप नीचे लिख दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा कौन चीज़ क्या कैसे है। ठीक, तो फिलहाल आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से कोशिश करेंगे आगे से जो भी चीज़ें होंगी डिटेल में आपको जल्द से जल्द सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, ताकि आप गहन अध्ययन कर पाओ। उसके बाद आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए डेली प्रोवाइड की जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।